Good morning, students. Today I will teach you about plaster of Paris यानी POP. इसे शॉर्ट में अगर क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में POP के नाम से भी आ जाता है तो इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि ये सबसे पहले फ्रांस में ये पेरिस में, ये फ्रांस, इसकी राजधानी पेरिस, यहाँ पेरिस में इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले, इसलिए इसका नाम जो दिया गया वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया, क्योंकि इट इज फर्स्ट यूज्ड इन पेरिस, सो इट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस. This chemical name is हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का अर्धहाइड्रेट है. क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध यानी आधा अणु जल का, हाइड्रेट माने होता है जल, तो आधा अणु जल का है इसमें, तो इसलिए इसे कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट कहते हैं. अब ये बनाते कैसे हैं? यानी गर्म करने के द्वारा. किसको? जिप्सम को. एक बार बोर्ड में इसका आया था सूत्र के जिप्सम का सूत्र क्या है, तो मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, CaSO4.2. तो इस जिप्सम को गर्म किया जाता है और गर्म करने के पश्चात जो पदार्थ बनता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP प्राप्त होता है. इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम, यानी ये जिप्सम ही कैल्शियम सल्फेट है, यानी जिप्सम का भी सूत्र ये है और कैल्शियम सल्फेट का भी सूत्र है, लेकिन जिप्सम में जो है दो अणु जल के लग जाते हैं, इसलिए इसको जिप्सम को हीट करने के द्वारा प्राप्त किया जाता है. ये रिएक्शन इसका अच्छी तरह तैयार कर लेना. ये जिप्सम है, इसके ये तो बैलेंस करने के लिए दो लगाती है, इसको 393 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है. ये इसके बनाने की विधि क्या हुई कि जब कैल्शियम सल्फेट, जब जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म किया जाता है, when we get POP यानी कैल्शियम सल्फेट का आधा हाइड्रेट यानी जल प्राप्त होता है. अगर इसको मोर देन 393 पर हीट करें, मोर देन 393 केल्विन यानी इससे ऊपर के ताप पर हम गर्म करें तो हमें मृत ज्वलित प्लास्टर प्राप्त होता है. मृत ज्वलित प्लास्टर. अगर तुमसे कभी पूछ ले व्हाट इज द डेड बर्नेड प्लास्टर, तो तुम्हें यही बताना है कि जब जिप्सम को 393 केल्विन से ऊपर गर्म किया जाता है तो उसमें जितना जल होता है, क्रिस्टलाइन जल, वो सारा का सारा वेपराइज हो जाता है और जो पदार्थ बचता है वो डेड बर्न्ड प्लास्टर यानी मृत ज्वलित प्लास्टर कहलाता है. ये इसका ध्यान रखना, ये बोर्ड में पूछा गया है एक बार. मृत ज्वलित प्लास्टर किसे कहते हैं? यानी जब जिप्सम को 393 केल्विन के ऊपर गर्म किया जाता है तो हमें मृत ज्वलित प्लास्टर प्राप्त होता है. अब इसकी मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा. प्रॉपर्टी इसकी दो ही है, यानी कि गुण दो है. इट इज वाइट सिलिक, श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है. कैसा है? श्वेत चिकना ठोस पदार्थ. ये पहली प्रॉपर्टी है. कैसा है? श्वेत यानी सफेद रंग का है, चिकना होता है और ठोस होता है, ऐसा पदार्थ है. अब इसको मतलब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, अगर इसमें हम पानी मिलाएं और 15-20 मिनट तक पानी मिला दें तो ये हार्ड
अब ये कठोर एवं ठोस हो जाता है पानी मिलाने पर, लेकिन पानी कितनी देर मिलाया जाए, 15-20 मिनट तक पानी मिलाते हैं इसमें और फिर छोड़ देते हैं रखा हुआ, तो ये हार्ड एंड सॉलिड यानी कठोर और ठोस हो जाता है। अब वही इसका बिल्कुल उल्टा लिख दिया। ये किसकी प्रक्रिया है, जब डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर तैयार करता है तो वो उसी में किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी पानी मिलाता है 15 से 20 मिनट तक, और वो जो है इस रिएक्शन का उल्टा हो जाता है। ये जो बन गया ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, फिर से कोई जिप्सम बन गया, क्योंकि इसमें पानी मिला दिया तुमने। पहले तो पानी वेपराइज हो गया, यानी कि आधा अणु बचता है केवल और सारा का सारा उड़ जाता है। 1.5 अणु यानी 1.5 आर वेपराइज्ड इन कैल्शियम sulfate, then remains the half molecule of water in the plaster of Paris। तो ये जो अवस्था है इस हिस्से का प्रयोग जो है हम टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं, यही उपयोग में भी यूज में भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये प्लास्टर बनाने के काम, प्लास्टर तैयार करने के काम आता है। और प्लास्टर को तैयार क्यों करते हैं, रिपेयरिंग द क्रैक्ड बोन्स, यानी टूटी हुई हड्डियां, टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है। तीसरा डेंटल मेडिकल, यानी कि दंत चिकित्सा में दांतों की जो पढ़ाई पढ़ते हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वो जो है आर्टिफिशियल जब दांत लगाते हैं तो वो मतलब पीओपी के ही बना करके तैयार किए जाते हैं। नंबर 3 यूज है इसका इन मेकिंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल तैयार किया जाता है, जो मूर्ति वगैरह बनाने के काम में आता है, स्टैच्यू, मूर्ति बनाने के काम में आता है, वो पदार्थ इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग है एज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी अग्निशय पदार्थ, अग्निशय पदार्थ अगर हमें बनाना है, जैसे ब्रिक्स बनती है, ईंटें, अग्निशय ईंटें बनती हैं, वहां इसी का प्रयोग किया जाता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम यह बनाते ईंटें तो वो अग्निशय यानी उच्च ताप को सहन करने वाली ईंटें तैयार किया जाता है। Then I will tell you about the detergents, soap and detergent, साबुन एवं अपमार्जक। हाँ, तो मैं मतलब तुम्हें जो है सोप एंड डिटर्जेंट यानी साबुन और अपमार्जक के बारे में बताया था। पहले अपमार्जक का मैं मतलब बता दूं, इट मींस टू बाय क्लीन, यानी स्वच्छ करने वाला, साफ करने वाला, इसका मतलब होता है। डिटर्जेंट का मतलब यानी अपमार्जक। तो ये मैंने डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा सा बताया है, केवल इसका मीन होता है कि टू बाय क्लीन यानी कपड़े को धो और साफ करो। अब मैं है तुम्हारा सोप। सोप इज द ओल्डेस्ट डिटर्जेंट इन सोप। इस सोप मतलब जो पुराना डिटर्जेंट है वो साबुन ही है। पुराना डिटर्जेंट साबुन ही है कि साबुन भी कपड़े को साफ करता है। लेकिन यहाँ एक समस्या आती है, डिटर्जेंट वर्क्स इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, दोनों जल में, मृदु जल में और कठोर जल दोनों में काम करता है। तो मतलब सॉफ्ट जो होते हैं दीज आर सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम का प्रतीक क्या है Na, पोटेशियम का प्रतीक क्या है K। अब यहाँ पर ये मैंने जब तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाने की विधि बता रहा था उस समय तुम्हें ये बताई थी कि ये यूज में बताई थी, ये सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्री में काम आते हैं बनाने में। तो यहाँ साबुन बनाने में जो है सोडियम या पोटेशियम के लवण, सोडियम या
सोडियम या पोटेशियम के लवण के लवण साबुन कहलाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम से बने लवण साबुन कहलाते हैं। यानी these are sodium and potassium salts of fatty acid, यानी बसीय अम्ल। बसीय अम्ल, अब बसीय अम्ल में कार्बन के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो लॉन्ग चेन वाले होते हैं। यानी कार्बन के परमाणुओं की संख्या 12 से लेकर के 18 तक होती है। ये लिखा हुआ है कार्बन चेन। लाइक स्टीयरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ओलिक एसिड, ये अम्ल हम काम में लेते हैं। ये एक्चुअली क्या है, तेल है जो उच्च बसीय फैट्स होती है, वही स्टीयरिक एसिड, पामेटिक एसिड और ओलिक एसिड, इनके साथ सोडियम या पोटेशियम के बने लवण साबुन कहलाते हैं। These are made by heating oil, पहले ऑयल को गर्म किया जाता है। विद किसके साथ गर्म करते हैं, या तो कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा ले लें, या फिर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक पोटाश ले लें। इन दोनों में से एक ले लें। कास्टिक पोटाश कहलाता है KOH। तो क्या होगा कि सोडियम और पोटेशियम के लवण जिनको कि हम उच्च बसीय अम्ल स्टीयरिक एसिड, पामेटिक एसिड या ओलिक एसिड के साथ मिलाकर के गर्म करते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। और साबुन बनाने की प्रक्रिया जो है वो सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण। दोनों बातें समझ लेना कि अगर ये आता है तुम्हारा कि साबुन क्या है, तो साबुन क्या है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। और साबुन बनाने की क्रिया साबुन कहलाती है। यानी दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। यानी साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाएगी, साबुनीकरण। अब हमने इसका ये इक्वेशन जरूर तैयार कर लेना। ये जो लिखा है उच्च बसीय अम्ल है, यानी R एक सामान्य ग्रुप है, जनरल ग्रुप है। इसको इस कास्टिक सोडा के साथ मिलाकर के गर्म करते हैं, तो ये हमें साबुन यानी सॉप प्राप्त होता है। और ग्लिसरॉल जो है सब प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये चीज इसमें मत समझना, ये अलग से लिखा हुआ है, इसको मैं बताऊंगा कि डिटर्जेंट का है। तो ये साबुन बनाने का समीकरण जरूर तैयार कर लेना। CH2COR, CH3COR और CH2COR react with the sodium hydroxide, then we get the soap। यानी 3R, R जनरल ग्रुप है, COONA, यानी ये सोडियम के उच्च बसीय अम्लों के लवण हैं, यही साबुन कहलाते हैं। बनाते समय क्या काम करते हैं, इसमें नमक मिला देते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। यानी सबसे पहले हम तेल को गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं, तेल कौन से होते हैं, उच्च बसीय अम्ल यानी फैटी एसिड। तो ये जो लिखा हुआ है उच्च बसीय अम्ल ही है, इनको एक पात्र में गर्म करते हैं तेल को। ये ऑयल है, क्या है ये, ऑयल। ये एक पात्र में हम पहले जो है 10% का सॉल्यूशन कास्टिक सोडा को बना लेते हैं। 10% कास्टिक सोडा का जलीय विलयन यानी NaOH का जलीय विलयन, ये बना करके तैयार कर लेते हैं, पहले से रख लेते हैं। फिर हम तेल को एक पात्र में गर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। ये 10% का मतलब ये होता है कि अगर 10% कास्टिक सोडा है तो 100 ग्राम उसमें जल है। 10 ग्राम अगर क्या है कास्टिक सोडा तो 100 ग्राम जल है। अगर वो 100 ग्राम तुमने लिया है कास्टिक सोडा तो 1000 ग्राम यानी
कहलाता है। उसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख लो 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का जेली विलेन बना करके तैयार कर लेते हैं। देन वी हीट द ऑयल, फिर हम ऑयल को धीरे धीरे गर्म करते हैं। भट्टी पे ले लो, घर पे बनाना है तो स्टोव पे गर्म कर लो, और इस विलेन को धीरे धीरे इसमें यानी NaOH के जेली विलेन को गर्म होते हुए तेल में मिलाते जाते हैं और शेक करते हैं। शेक का मतलब इसे हिलाते हैं, हिलाना यानी हिलाते। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो बनता है वो तो खुरपी से या किसी लकड़ी के बने हुए पात्र से हिलाते हैं। चम्मच जिसे हम छोटी कहते हैं, वो बड़ी लकड़ी की चम्मच होती हैं, उनसे इसको मिक्स करते हुए चले जाते हैं। जब ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है यानी कि ठोस अवस्था में आ जाता है, उसी समय इसमें जो है सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक जिसे कहते हैं वो इसमें डालते हैं। सोडियम क्लोराइड का जेली विलेन जब डालते हैं तो मतलब क्या है, इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और ये साबुन ऊपर की ओर तैरने लगता है। ये साबुन जो तैरता हुआ साबुन है ये अलग पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। तैरता हुआ साबुन जो है फ्लोटिंग सॉप जो होता है अलग पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। अब अलग पात्र में जब आ जाता है तो इसमें हम क्या मिलाते हैं, रंग प्लस स्मेल यानी सुगंध, कोई भी डाल देते हैं सुगंध, और फिर हिलाते हैं इसे, और इसको मिलाने के बाद फिर हम उसकी केक सांचों में डाल करके केक तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है सॉल्युबल इन वाटर ये जो होता है, हमने NaCl तो क्यों मिलाया था, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां होंगी उसके लिए जो है वो NaCl यानी नमक का जेली विलेन मिलाते हैं। नमक का जेली विलेन जेली विलेन मिलाते हैं। तो ये जो मतलब साबुन तैयार होता है वो सॉल्युबल इन वाटर यानी जल में विलेय होता है, जल में विलेय या घुलनशील होता है। तो इसको बनाने के लिए क्या काम करते हैं, ये अगर हमने ये तो जल में विलेय हो गया, कपड़ा साफ करेगा, कठोर जल में ये काम नहीं करेगा। इसका कारण अलग से बताऊंगा मैं, क्यों नहीं करेगा ये बात को बताऊंगा। अगर हम NaOH के स्थान पर KOH यानी NaOH के स्थान पर KOH का जेली विलेन ले लेते तो हम क्या होता, तो उसके लिए शेविंग शैम्पू यानी शेव करने से पहले जो साबुन बनाते हैं वो तैयार हो जाता। शैम्पू जो है तैयार होते हैं, बाल धोने वाले वो भी इससे तैयार होते हैं। और अगर हमें ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी साबुन बनाना है, कैसा बनाना है, पारदर्शी साबुन, पारदर्शी साबुन बनाना है तो उसमें ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछ लेते हैं, तो मतलब क्या पूछते हैं कि पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पियर सोप आता है, पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होता है लेकिन दिखाई पारदर्शी ही देता है। तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए जो है ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। अब एक बात समझो, जब हम कठोर जल में अगर धोते हैं, मृद जल में तो साबुन काम कर जाएगा, सोप काम कर जाएगा, लेकिन डिटर्जेंट डज नॉट वर्क इन सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर बट डिटर्जेंट वर्क इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। वो दोनों प्रकार के जल में काम करेगा, यानी कि कठोर जल में भी काम करेगा, कठोर जल में काम करेगा, और मृदु जल यानी हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, मृदु जल दोनों में काम करेगा। कौन, डिटर्जेंट काम करेंगे, लेकिन साबुन जो है केवल मृद जल में काम करेगा, कठोर जल में काम नहीं
करेगा। तो हम जो है ये कठोर जल में अगर साबुन से कपड़े धोते हैं तो उसका कारण क्या होता है? क्यों? ये सोडियम के उच्च वसीय लवण है। कौन? साबुन। तो वहां पर क्या होता है, जो NaOH का सोडियम आयन होता है वो उस पानी में जो अशुद्धियां होती हैं कैल्शियम आयन की या मैग्नीशियम आयन की अशुद्धियां जो होती हैं उसके द्वारा इस सोडियम को रिमूव यानी प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। रिमूव सोडियम आयन इज रिमूव्ड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो ये जब हट जाता है तो उसकी जगह यानी NaOH था तुम्हारा, तो Na हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आ जाएंगे। तो हमें जो है तलछट यानी प्रेसिपिटेट, क्या है? तलछट। साबुन धोते हैं कभी कभी तो तलछट, तलछट। ये प्रेसिपिटेट यानी ये जो है वो कहां बैठ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। अगर हम कठोर जल में साबुन का इस्तेमाल करके कपड़े साफ करते हैं तो हमें तलछट के रूप में वो साबुन जो है प्राप्त होता है, फुटक बन जाती है उसकी साबुन की। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान करने के लिए ही डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। कौन सी समस्या का? ये जो तलछट के रूप में साबुन के साथ धोने पर हम प्राप्त करते हैं तो वही एक समस्या है, वो कपड़ों पर लगे रह जाते हैं, कपड़े चिकने ही बने रहते हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम डिटर्जेंट आर यूज्ड यानी डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। अब व्हाट इज डिटर्जेंट? डिटर्जेंट क्या है? मैंने शुरू में बताया था, टू बाय क्लीन यानी स्वच्छ करने वाला। ये भी क्या है? कपड़ों की सफाई करता है। तो कपड़ों की सफाई करने में क्या होता है? डिटर्जेंट की अगर डेफिनेशन पूछे, वैसे तो ये साबुन के समान ही है, मैंने लिखा हुआ है दीज आर लाइक सोप, ये साबुन के समान ही है, बट द वर्क इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। लेकिन जो है कठोर जल में भी काम करते हैं डिटर्जेंट और सॉफ्ट वाटर में भी काम करते हैं, और ये जो है सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये दो प्रकार के डिटर्जेंट होते हैं। ये सामान्य डिटर्जेंट, ये तुम्हारे एक डिटर्जेंट लिखे हुए हैं, ये दोनों क्या है? डिटर्जेंट। अगर डिटर्जेंट की डेफिनेशन पूछता है तो ये डिटर्जेंट दो हैं, एक उसका ग्रुप लिख दिया है ये मैंने, ROSO3 सल्फोनेट सोडियम Na, ये बेंजीन है, क्या है? सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये जो है अगर इसकी डेफिनेशन तुमसे पूछता है तो तुम्हें क्या लिखना है? उसकी डेफिनेशन में लिख लो कि अपमार्जक जो होते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी अपमार्जक की? अपमार्जक जो होते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। वैसे तो अपमार्जक कई प्रकार के पाए जाते हैं, यहाँ इन अपमार्जकों के सोडियम आयन जो हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिमूव होकर के कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। यहाँ जो बताई थी वो क्या बनाएंगे? कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। कहां पर? डिटर्जेंट में। मैंने दो प्रकार के लिखे हैं, सोडियम एल्काइल सल्फेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फेट। ये दोनों क्या बनाते हैं? ये मतलब सोडियम आयन को प्रतिस्थापित हो जाते हैं यानी सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, और कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन से जो है ये सब्स्टिट्यूट
सल्फोनेट जो बनते हैं वो क्या होते हैं? soluble in water, soluble in water, यानी ये जो है जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, यानी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। किसके यूज से? डिटर्जेंट के यूज से सल्फोनेट मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। तो साबुन की तरह ये अपक्षेपित नहीं होते, यानी प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। इस प्रकार सफाई की क्रिया में कोई भी बाधा या अड़चन या ऑब्स्टिकल नहीं आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन संश्लेषित अपमार्जकों के द्वारा वाटर पॉल्यूशन की समस्या उत्पन्न होती है। क्या होती है? वाटर पॉल्यूशन की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये समस्या इनमें मतलब उत्पन्न होती है, मतलब ये सिंथेसाइज्ड जो डिटर्जेंट होते हैं उनके द्वारा क्या होती है? जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन की समस्या होती है, क्योंकि ये जीवाणु जो है इनका आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। जीवाणु जो है अपघटन नहीं कर पाते, डिकम्पोज नहीं कर पाते। जीवाणु अपघटन नहीं कर पाते। डिटर्जेंट जब इनका ये जीवाणु इनका अपघटन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आर समूह अर्थात हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कम शाखा वाली हो। ध्यान रखना इस बात को कि आर समूह, मैंने जो ये वाला ये आर समूह दिया हुआ है यानी आर ग्रुप, ये कम शाखा यानी लेस ब्रांच्ड हो तो क्या होगा? यदि आर समूह अर्थात हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कम शाखा वाली हो तो इनका जीवाणुओं द्वारा अपघटन आसानी से होता है। यानी एक श्रृंखला होती है, इसमें ये श्रृंखला कम ब्रांच वाली हो तो जीवाणुओं का अपघटन आसानी से हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि लंबी व कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। लंबी व कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। यानी किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, इसका प्रयोग करते हैं। ये अगर इसका प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे तो मतलब हमारा जो है जो जीवाणुओं के डिकम्पोजिशन या अपघटन की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। एक इसके लिए मतलब क्या काम करते हैं? दूसरी बात ये ध्यान रखो, वर्तमान में जो डिटर्जेंट है अपमार्जकों की अगर क्षमता या गुणवत्ता क्वालिटी बढ़ानी है, पावर एवं क्वालिटी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो इसमें हम अकार्बनिक फास्फेट एक आते हैं इन ऑर्गेनिक फास्फेट। क्वेश्चन पूछ दिया गया है बोर्ड में कई बार कि अगर हमें डिटर्जेंट की हमें पावर बढ़ानी है या उसकी क्वालिटी बढ़ानी है यानी जो क्षमता और उसकी गुणवत्ता बढ़ानी है तो हम इन अपमार्जक में क्या मिलाते हैं? ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है सोडियम परऑक्सीबोरेट, सोडियम परऑक्सी बोरेट तथा अन्य प्रतिदीप्ति पदार्थ तथा अन्य प्रतिदीप्ति यानी चमक उत्पन्न करने वाले प्रतिदीप्ति पदार्थ मिला दिए जाते हैं।
तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कोई बोर्ड तुमसे कि साबुन मतलब कपड़ों पर चमक लाने के लिए या इस अपमार्जक की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो कुछ अकार्बनिक फास्फेट, क्या चीज, अकार्बनिक फास्फेट मिलाए जाते हैं, अकार्बनिक फास्फेट। ये कार्बनिक फास्फेट क्या काम करेंगे, ये मतलब इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलाते हैं, वो उसमें आता है सोडियम परऑक्सीबोरेट तथा अन्य प्रतिदीप्ति पदार्थ मिलाए जाते हैं। तुमने टेनोपाल, रानीपाल इनका नाम सुना होगा। तो कपड़े धोने के बाद जो है इसमें डुबो देते हैं, किसमें, टेनोपाल या रानीपाल में, तो वही प्रतिदीप्ति यौगिक होते हैं, वो जो है कपड़े पर चमक उत्पन्न कर देते हैं। तो साबुन एवं अपमार्जक द्वारा सफाई की जो प्रक्रिया होती है वो किसके निर्माण से होती है, मिसेल के निर्माण से होती है। अब ये मिसेल कैसे बनते हैं ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताने की मिसेल का निर्माण, जो सफाई होगी कपड़े की, वो जब तक मिसेल नहीं बनेंगे तब तक उसकी सफाई नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें जो है मिसेल के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बताऊंगा और उसमें ये भी बताऊंगा